पेपर में और आते भी हैं, ठीक है। कुछ रह गए थे, NaCl का हमने करा दिया था, क्यों NaCl का करा दिया था, पता नहीं करा है कि नहीं, बोलोगे ही नहीं तुम लोग अब। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको निकालना आ गया, चलो अच्छा आ गया तो निकालो। एक CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, और ये रिएक्शन कर रहा है आपका 2 मोल HCl, 2 मोल CaCl2 प्लस 2 मोल HCl। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए इसमें कितने हैं, सही है। बताइए आणविकता इसकी कितनी होगी, प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि संख्या निकालिए दोनों में, भूल गए क्या आप? M की वैल्यू कितनी होगी और N की वैल्यू कितनी होगी, निकालो जल्दी। दूसरा निकालेंगे CH3 COO, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ये तीसरा, प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे, कोई रिएक्शन नहीं कराना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको डालना है क्या, अधिकता में आपको H2O डाल देना है। रिएक्शन बन जाएगा CH3OH प्लस C2H5 इसमें भी आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू क्या होगी और N की वैल्यू क्या होगी, निकालो जल्दी जल्दी, सारे एग्जाम्पल नोट करो और सब में निकाल के बताओ कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे NH3, ये क्वेश्चन आई थिंक हम करा चुके हैं आपको। प्रेजेंस किसकी होगी, कैटालिस्ट आयरन की, निकालो सब में निकालो जल्दी जल्दी, अभी वैल्यूज पूछेंगे। नेक्स्ट निकालिए सल्फर डाइऑक्साइड, 5 रिएक्शन ये है, V2O5, निकाल लेंगे आप लोग।
किसी का आया? भूल गए हो क्या तुम लोग? हैं? भूल गए हो क्या? कुछ इसमें करने ही नहीं। आणविकता निकालने के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पर देखो कितना है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं तुम कितना लिख लेते थे? 1 प्लस यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 2, इट इज इक्वल टू कितना आ गया? यही आपका आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। और इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या बताया था? प्रेक्षित दर समीकरण से क्या निकालेंगे? R डायरेक्ट निकाल दिया जाए, क्या हो जाएगा? एक्टिव मास CaOH का ट्वाइस, अगला HCl, लेकिन HCl की पावर में कितना है? 2, और यहाँ की पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ की पावर में क्या हो जाएगा? 1 रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा? वे एक समीकरण को क्या करते थे? इनकी घातों को जोड़ लेते थे, वही आपका क्या कहलाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। घातों को जोड़ लो, 2 + 1 इट इज इक्वल टू 3। कितनी आ गई n की वैल्यू? 3। ये समझ में आया? आया? किसको बैलेंस करना है? दो कैल्शियम लिखा था क्या हमने? अब बैलेंस है। अब देखिए दूसरा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू आणविकता, कितने आणविक लिए गए हैं इसमें बताइए? 2 आएगी, एक ये यहाँ का हो जाएगा, एक यहाँ का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 + 1 इट इज इक्वल टू 2। और n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू कितनी आएगी? अटल, इसमें बताइए n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। और किसी को? इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी? लिख लीजिए, इसको नोट पॉइंट करके लिखिए। ये एस्टर का जल अपघटन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और जब भी एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है, यानी कि इनमें पानी की अधिक मात्रा होगी, अगर पानी की अधिक मात्रा ली जाएगी तो इसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? R इट इज इक्वल टू एक्टिव मास CH3 COO C2H5 एक्टिव मास H2O, और ये 0 हो जाएगा, इसका लिया जाएगा, इसका नहीं लिया जाएगा। समझ आया? क्यों? क्योंकि इसमें जहां भी पानी की अधिक मात्रा होगी उनके घातों को कभी भी हम नहीं जोड़ते हैं। एस्टर का जल अपघटन होता है तो वहां पर अगर H2O की प्रेजेंस है तो उसके घात को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओनली 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दूसरा है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पहले आप बताइए m की वैल्यू कितनी आएगी? पक्का? 3+, वेरी गुड। और n की वैल्यू बता दो कितनी आएगी? अच्छा चलो बाद में बताइएगा। इसमें m की वैल्यू कितनी आएगी? 2+। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन n की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? n की वैल्यू कितनी आएगी? निकालो। इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी? लास्ट वाले में कितनी आएगी? 3 लिख दिया। इसमें 4, इसमें 4। और किसी का कोई आंसर आएगा? गर्ल्स की तरफ से कोई नहीं आंसर करता।
इतना ही आएगा कंफर्म। लिखिए, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखिए, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखिए। उत्प्रेरक या लिखिए नोट पॉइंट यहां पर, इनकी एन की वैल्यू 0 होगी। नोट पॉइंट लिखिए क्यों 0 होगी। उत्प्रेरक या प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरक या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया की कोटि, उत्प्रेरक या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। कभी किसी कैटलिस्ट की अगर प्रेजेंस है या कोई रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो ऑल टाइम अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 0 होगी। एक ये बात याद रखना है। दूसरी याद रखना कौन सी, जब भी एस्टर का जल अपघटन होगा तो H2O की पावर में आपको 0 लिखना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये दो बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है पेपर में। समझ आया? लिख लीजिए, ऊपर वाला रब कर दिया जाए। आज कितनी है डेट? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये रफ कर दिया जाए। एक तरफ लिखिए अभिक्रिया की कोटि, दूसरी तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। एक तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, दूसरी तरफ लिखेंगे आणविकता। आप बोर्ड पे देख लो, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम लिख लें एन की वैल्यू, यहां पर लिख लें, समझ आया? ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि और ये आणविकता। देखो बोर्ड पे समझ लो, समझ आ जाएगा तो आप इसी को लिख भी लोगे अपनी लैंग्वेज में। कभी भी कोटि है, ठीक है, तो ये पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा पूर्णांक में आएगा। ठीक है, आ रहा था अभी तक, जोड़ रहे थे आप, पूरी संख्या मिल रही थी। दूसरा स्टेप देखिए, ये हमेशा 0 भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। 0 कैसे, जब रिएक्टेंट नहीं लोगे इधर रिएक्टेंट, अरे कोई तो एक तो होगा, एक तो आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब इधर रिएक्टेंट नहीं लोगे तो यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो m की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। तीसरी बात, ये हमेशा क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। इसको लैब में जाके आप प्रैक्टिकल करके एकदम एक्यूरेट निकलता है। लेकिन आणविकता क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। इसी को प्रेक्षिक भी बोलते हैं। प्रायोगिक मान को ही क्या बोलते हैं, प्रेक्षित। समझ में आया? इसी पॉइंट को लिखना चाहोगे, लिखिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखना है, लिखिए, यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। पहला इसमें लिख लीजिए, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक। ऐसे लिख तो रफली 3 पॉइंट। यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता में लिखेंगे
यह सदैव पूर्ण संख्या, यह सदैव एक पूर्ण संख्या है, यह सदैव एक पूर्ण संख्या है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या है। सेकंड पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि, यह शून्य हो सकती है, यह शून्य हो सकती है। आणविकता में लिखेंगे यह कभी भी शून्य नहीं होती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है, अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को, जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं। आणविकता में लिखेंगे यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है। जितने अभिकारक भाग लेते हैं आप वही काउंट करते हैं ना, ये वही लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट, कोटि में लिखेंगे इसे हम प्रयोगों द्वारा, इसे हम प्रयोगों द्वारा निकालते हैं, इसे हम प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। आणविकता में लिखेंगे यह अभिकारकों की संख्या, यह अभिकारकों की संख्या गिनकर निकाली जाती है। अभिकारक की संख्या आप काउंट कर लेते हैं, फिर आप उसकी आणविकता लिख लेते हैं। एकदम इजी है, इजी है, कोई बोल ही नहीं रहा। टफ लग रहा है क्या? यही 4-5 बच्चे आगे पढ़ते हैं। शिवा, क्या बात चल रही है? प्रिंस, तुमको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं है? नोटबुक कहाँ है आपकी? कुछ लिखा आपने? समझ आया? रिएक्शन दें? लिख लिया? नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। नोट पॉइंट करके लिख लो इसको, नोट पॉइंट करके लिखो। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से ही किया जाता है। सारे पॉइंट्स नोट पॉइंट में रहेंगे। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से ही किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से, अभिक्रिया की कोटि को, अभिक्रिया की कोटि को निम्न प्रकार से अनुमानित कर सकते हैं, निम्न प्रकार से अनुमानित कर सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे वे अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जिनकी सांद्रता में अल्प परिवर्तन, वे अभिकर्मक जिनकी सांद्रता में अल्प परिवर्तन करने पर ही, करने पर ही
अभिक्रिया की दर प्रभावित हो जाती है। अभिक्रिया की दर प्रभावित हो जाती है। उनकी अणुसंख्यता या आणविकता, उनकी अणुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि होगी। अणुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी अभिकारक की मात्रा, यदि किसी अभिकारक की मात्रा तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक हो तो उसकी मात्रा बहुत अधिक हो तो उसकी मात्रा में अल्प परिवर्तन किया जाए। अल्प परिवर्तन किया जाए। अल्प परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है। तो अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है। अतः इसकी अणुसंख्यता कोटि का निर्धारित, अतः इसकी अणुसंख्यता कोटि का निर्धारित नहीं करती है। निर्धारित नहीं करती है। यही 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखना है हमेशा, बाकी चाहे जितने एग्जाम्पल पूछे। तीसरा एक और लिख लेंगे, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में उत्प्रेरकों की उपस्थिति में उत्प्रेरकों की उपस्थिति में उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। होने वाले अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। लिख लिया सबने? आप छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया। एक अणु कोटि अभिक्रिया। इसमें ऐसी रिएक्शंस आएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें वही रिएक्शंस आएंगे जो अभी हमने आपको बताया। ईस्टर का क्या करते हैं, हाँ आभासी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है कभी भी अगर पानी की मात्रा अधिक ली जाएगी तो इसको कभी भी अभिक्रिया की कोटि में निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसमें सारी वही रिएक्शंस आएंगे जो अभी आपको कराया। एक लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, लिखेंगे वह अभिक्रिया जो
रासायनिक समीकरण से वह अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण से जिस कोटि का प्रतीत होता है, जिस कोटि का प्रतीत होता है, उस कोटि का ना होकर, उस कोटि का ना होकर एक कोटि का होता है। इस लाइन को बिल्कुल याद रखिएगा। एक कोटि का होता है, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल यही वाला नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईस्टर का जल अपघटन, और यहां जब H2O लिखेंगे आप तो इसके नीचे आप अधिक मात्रा इसकी लिख लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि इसको क्यों नहीं काउंट किया गया है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा अधिक मात्रा। इसमें m की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी 1। 1 कहां से आया है R इट इज इक्वल टू CH3 COO C2H5 की पावर में 1 होगा, लेकिन H2O क्या होगा 0। तो ये 1 जो है क्या है आपकी अभिक्रिया की कोटि, यहां पर लिख लीजिएगा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, लिख लीजिए। इसी बात को आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज बताओ आप लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं यही है। हेडिंग लिख लो पहले, वेग निर्धारक पद। क्या लिखोगे वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद बोला जाए, लिख लीजिए, जो डेफिनेशन लिखो फिर समझाते हैं। यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में, यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में, लिखो यदि अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो तो वे पद जिसकी वेग संपन्न हो तो वे पद जिसकी वेग सबसे कम होती है, जिसकी वेग सबसे कम होती है, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद कहलाती है। वेग निर्धारक पद कहलाती है। लिख लिया, बोर्ड पे देखेंगे। ये जो रिएक्शन होगी ये बहुत ही फास्ट होगी, लिखेंगे नहीं अभी आप, और ये कैसी होगी बहुत ही स्लो होगी। ये प्रथम पद होगा इसका, ये आपका इसका हो जाएगा द्वितीय पद। देखो ये आपका एग्जाम्पल है, और जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया 2NO + O2। डायरेक्ट हमको क्या मिलता है यहां पर 2NO2 का नाम क्या है नाइट्राइट या नाइट्रेट,
नाइट्रेट या नाइट्राइट, कि नाइट्रेट, नाइट्राइट होगा है, क्या होगा, नाइट्राइट ही होगा। वेरी गुड। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। देखो जैसे मान लो वेग निर्धारक पद का मतलब होता है, जैसे आपको अपने घर से, ठीक है, दिल्ली जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर पे एरोप्लेन में बैठे और डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए, नहीं ना। आपको पहले क्या होगा, अपने घर से आप निकले होंगे, ऑटो करे होंगे, ऑटो करने के बाद आप रेलवे स्टेशन तक गए होंगे, रेलवे स्टेशन में फिर आपने क्या करा होगा, ट्रेन पे टिकट बुक कराई होगी, फिर ट्रेन पे बैठे होंगे, फिर आप दिल्ली के स्टेशन तक गए होंगे, फिर वहां से ऑटो करेंगे, फिर आप घर तक पहुंचेंगे। तो इतनी सारी प्रोसेस आपकी चली होंगी ना। तो जैसे कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में, यहां पर जैसे हमने रिएक्शन लिखा 2NO प्लस O2, तो डायरेक्ट क्या बन गया यहाँ पर हमारा 2NO2 बना। लेकिन ये डायरेक्ट कैसे बना होगा, जब पहले पद में पहले 2 NO मिले होंगे, ठीक है, 2 NO मिले होंगे तो यहाँ पर क्या बना N2O2। फिर दूसरे पद में जब ये N2O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करे होंगे तब यहाँ पर क्या बना आपका 2NO2। तो ये क्या कहलाता है, आपका वेग निर्धारक पद कहलाता है। समझ आया क्या? नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल। हो गया? बहुत समय ले रहे हो आपके लिखने में, आगे चले। रब कर दे। अगली जो रिएक्शन है, आप लोगों ने काफी रिएक्शंस पढ़ी भी होंगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? नीचे भी रब कर दिया जाए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? धुंधला धुंधला याद है दिमाग में, कुछ पढ़ा तो है, कुछ सुना सुना सा तो लग रहा है, लेकिन अंदर मटेरियल क्या है ये नहीं पता। सुना सुना लग रहा है, समान होता है।
हाँ, जिसकी कोटि शून्य होती है। और कोई? गर्ल्स में कभी कोई आंसर नहीं देता भाई। हाँ, यूसी वगैरह, संध्या वगैरह कोई नहीं। हाँ, यूसी बताओ। शून्य कोट अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। वही क्या कहलाती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब कोई पेन नहीं चलाएगा, बोर्ड पे देख लीजिए, बहुत इजीली वे में आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी फॉर्म में। ठीक, बोर्ड पे देखे, कोई लिखेगा नहीं अभी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या हुआ है? लिखिए इसमें, यदि किसी अभिक्रिया का वेग, इसमें लिखिए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग, यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। कुछ लर्न करना है इसमें? कुछ भी नहीं। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अभिकारकों की सांद्रता पर जीरो लगा देते। देखो बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो, अब लिखना बंद कर दो, अभी मत लिखो मयंक, बाद में लिख लेना, ठीक है? आर्यन बोर्ड पे देखो, माना कि अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है ए, चेंज हो रहा आपका प्रोडक्ट में, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। इसका इनिशियली स्टेट ले लेंगे, प्रारंभिक समय में मान लीजिए t बराबर 0 रहा होगा, ठीक है? समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा आपका a, और प्रोडक्ट कितना रहा होगा? 0। अगर मान लीजिए t समय पश्चात, समय हम क्या ले लें? t टाइम ले लें, ठीक है? अब ये t टाइम वाला मैटर समझ नहीं आएगा। मैटर इसलिए नहीं समझ में आएगा, जैसे आपके पास है क्या? 2 आम है, आपके पास क्या है? 2 मैंगोज है, उसमें से आपने एक हमको दे दिया, तो उस 2 में से 1 को आप लेस करेंगे ना। समझ आई ये बात? तो प्रोडक्ट जो आपका x बन रहा है, ये किसमें से निकल रहा है? रिएक्टेंट से निकल रहा है ना, तो माइनस कहां करेंगे? रिएक्टेंट में। तो ये बात सबको समझ में आई? ये वाली बात सबको समझ में आई? कहां से आया? आई? अगला स्टेप चले। अगले स्टेप में क्या करेंगे बताइए? बताओ, पढ़ा नहीं है क्या? दर का नियम लगाएंगे। अभी तक आप लोगों को बताया है दर नियम से। क्या हो जाएगा दर नियम से? R इट इज इक्वल टू R अनुक्रमानुपाती रिएक्टेंट A लिखते थे भैया, अभी तक लिखते थे आप लोग। R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में जब समानुपाती का साइन हटाते तो कौन सा सिंबल आता था? द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियतांक आता था। भूल गए क्या इतनी जल्दी? उसके बाद क्या हो जाएगा आगे? रिएक्टेंट A।
अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर जो है ये जो एक्टिव मास जीरो है, इसकी वैल्यू क्या, वन नहीं रखेंगे, वन ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आर किसके बराबर होगा भाई, आर बराबर के हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा तो के तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इतनी बात समझ में आई। अभी किसी को, कोई बच्चा ऐसा है जो ये स्टेप नहीं समझ में आया, ये स्टेप हम कई बार करा चुके, रेट ऑफ रिएक्शन खूब निकलवाए हैं, डेल्टा के भी फॉर्म में निकलवाए हैं, और ताक्षणिक वेग जो dx अपॉन dt के वेग में निकाले, निकलवाया था, नहीं समझ आया, नहीं निकलवाया था, निकलवाया गया था। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब कौन सा नियम लगाएंगे, बल गतिकी के नियम से। बोर्ड पे देखते रहो, अभी लिखो नहीं। बल गतिकी के नियम से क्या हो जाएगा, R बराबर dx अपॉन dt, R बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, करेक्ट। अगर इस dx को हम इधर ला लें, चलो रहने दो, अभी रहने दो। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड, अब r की जगह हम क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं, r की जगह k हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है यार, ये k उठा के इधर रख लेंगे, आगे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अगर dx इट इज इक्वल टू k इंटू dt हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे, आप समाकलित कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने पर ऊपर लिख दें क्या, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dx इट इज इक्वल टू k आपका क्या है, कांस्टेंट है, dx हो जाएगा, हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जब हम समाकलित को हटाते हैं तो क्या होता है, समाकलन का निशान और डी हट जाता है, राइट, और उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट आता है, समाकलन का कांस्टेंट आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, k t प्लस c, और ये c क्या है, जहां c बराबर क्या है, समाकलन स्थिरांक या कांस्टेंट। ये बात सबको समझ में आई। कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी नहीं समझ में आया इस स्टेप तक, अभी और आगे स्टेप जाएगा, समझ आया सबको। अगला देखो, अब क्या करेंगे, मान लो प्रारंभिक समय ले लिया जाए, अगर हमने रख दिया t बराबर 0 और x बराबर 0, अगर ये वैल्यू हमने किस में रख दिया, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में यही वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0, इट इज इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू 0 प्लस c, तो क्या हो जाएगी, c हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब c का मान क्या करेंगे, उठा के c का मान कहाँ रख दें, किस में रखें, समीकरण का मान तीसरे में रखेंगे, वेरी गुड प्रिंस। इस c का मान कहाँ रखेंगे, c का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब c की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर k इंटू टी, अगर हम k को इधर ले आए तो x अपॉन टी, यही आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिख लीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई स्टेप नहीं समझ में आया, आ गया, लिख लो।
इजी लगा? बहुत इजी है। नोट कर लीजिए। शिवा, आपने नोट कर लिया पूरा? मयंक, फोटो क्लिक हो रही है क्या? ट्रांसलेट, इसमें क्या ट्रांसलेट करना है? इंटीग्रेशन, इक्वेशन, क्या इसमें चेंज करोगे? इनिशियल स्टेज ना? क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं बोलते आर्यन, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नोट हो गया? इसके नीचे लिख लेंगे यहाँ पर अर्थात। नोट कर लो जल्दी। हाँ, अर्थात लिखो, इसके नीचे लिख लो अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक समीकरण k it is equal to x upon t, इसको डिब्बे में बंद कर दो, जहां k it is equal to दर स्थिरांक, जहां k it is equal to दर स्थिरांक, t it is equal to समय, a it is equal to अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a it is equal to अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, x it is equal to अभिकृत मात्रा, अभिकृत मात्रा, a माइनस x शेष मात्रा, a माइनस x शेष मात्रा, a माइनस x क्या है? आपकी शेष मात्रा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी नहीं समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कल इसी का सेकंड कराएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना आपके सिलेबस में, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कल करा देंगे। अभी कोई बच्चा है जिसको कोई दिक्कत है? आया इसी में? नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी बहुत इजी है। बाकी प्रिंस पेन लाओ, अटेंडेंस हो जाए। हाँ जी।